देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ध्वनिमत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इसके बाद ध्वनिमत से इस पद के लिए चुन लिया गया। 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उनके आसन तक पहुंचे। पीएम मोदी ने उन्हें जमकर बधाई दी। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना, ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे।
निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी स्ट्रेंथ के साथ पहुंचे हैं अखिलेश यादव। यहाँ बैठे हुए थे पूरे परिवार के साथ, पीछे उनकी पत्नी बैठी हुई थी। हमने देखा राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर पहुंचे हैं, तो एक बड़ा विपक्ष है। देखिए कैसे किस तरीके से ओम बिरला को उनके आसन तक, जो कि परंपरा रही है, पीएम ने अनुमोदन किया और राहुल गांधी साथ पहुंचे और ओम बिरला को उनके पद पर पीठासीन किया गया। आखिरकार ओम बिरला क्यों और इतना भरोसा क्यों किया गया है? क्योंकि पहली बार थे और दूसरी बार क्यों भरोसा किया गया है? एक तो ये कि सभी दलों से उनका बेहतर संबंध है। दूसरा, पिछला कार्यकाल, जैसे पीएम ने कहा भी कि उन्होंने बेहतर तरीके से निकाला, खूब बिल पास हुए। तीसरी वजह यह है कि लगातार तीसरी बार वो सांसद बने हैं, जीत करके आए। और चौथी वजह यह है कि शीर्ष नेतृत्व का पूरा भरोसा है, यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसका पूरा भरोसा है। और पांचवी वजह यह है कि वैश्य समाज का बड़ा चेहरा है। तो ओम बिरला पर भरोसा इन वजहों से किया गया कि विपक्ष के लोग भी, आज हमने जैसे देखा, विपक्ष भी उनको काफी सम्मान की नजर से देखता है। राहुल गांधी, ये देखिए, राहुल गांधी बन गए हैं नेता प्रतिपक्ष। उनकी रणनीति, राहुल की अगुवाई में विपक्ष को साथ रखने की कोशिश। राहुल ने भी कहा कि भैया आज इंडिया की तरफ से आपका स्वागत है। तीसरी, राहुल और मुखर होकर के बोलेंगे, क्योंकि पीएम कुछ भी बोलेंगे। अभी आप देखिएगा, जिस वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम चर्चा का जवाब देंगे, उसके बाद पहले पीएम बोलेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन में सबसे पहले मौका दिया जाता है और वो मौका सबसे पहले राहुल को आएगा। युवा हैं, विपक्ष का चेहरा होंगे, पूरे विपक्ष को, यानी कि फ्रंट रो में जहां राहुल बैठे हैं उसी के साथ अखिलेश बैठे हैं। कुल मिलाकर के 234, एक बड़ा विपक्ष नजर आ रहा है। राहुल की ये रणनीति है, हम ये कह सकते हैं, ये रणनीति इंडिया की है। आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ, साथ दिखे, एक साथ दिखे, बैठाया भी, चेताया भी। बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं। और देखिए, आपने तो लंबा अनुभव है, आप तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो हम उसी तरीके से कहें कि अगर आज जो हुआ वो साफ तौर पे था, क्योंकि 10 साल में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आप 2014 से लेकर 2024 की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ बदलता नजर आया। प्रारूप बदल गई, रूप बदल गई। आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ बिल्डिंग नहीं बदली, बल्कि पार्लियामेंट का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। अब 2014 वाले पार्लियामेंट की स्थिति 2024 में नहीं है। जिस तरीके से सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार जरूर थी, एनडीए के तमाम घटक जरूर 2014 में थे, लेकिन वो बीजेपी की मेजोरिटी वाली सरकार थी। 2019 में भी बीजेपी की फुल मेजोरिटी की सरकार आई और वो अपने तरीके से तमाम डिसीजन जो है वो बिना सोचे, बिना समझे, या ये कह ले कि बिना किसी से पूछे लेते थे। इस बार वो चीज़ें बदली हुई नजर आ रही है। इस बार पहली बार आप कह सकते हैं 10 साल के बाद एनडीए की सरकार है।
इसीलिए हर डिसीजन को लेने से पहले बहुत एग्जामिन करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि स्पीकर की बात थी, इसलिए मैंने इस बात का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि माना ये जा रहा था, चर्चा इस तरह की चीज़ें चला रही थी कि टीडीपी को स्पीकर का पद दिया जाएगा। ये बीजेपी और बीजेपी के जो घटक दल हैं टीडीपी और जेडीयू, उसमें टीडीपी चाहती है कि स्पीकर का पद मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बेहतर मालूम है कि अगर आपको सरकार चलानी है और संसद चलानी है तो आपका स्पीकर होना लाजमी है, और बहुत ज़रूरी है। वो भी तब जब एनडीए की सरकार हो, जब बीजेपी फुल मेजोरिटी की सरकार न हो, तो उस वक्त स्पीकर की दायित्व बढ़ जाती है, स्पीकर का कार्यशैली बढ़ जाता है, स्पीकर के काम करने के वर्किंग स्टाइल बदल जाते हैं और स्पीकर की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए आज जब स्पीकर के इलेक्शन को लेकर कल से लेकर आज तक 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ उठापटक चला, लगातार ये माना जा रहा था ऑपोजिशन ने जैसे ही कैंडिडेट दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की रणनीति है कि ऑपोजिशन तितर बितर नजर आए, और ऑपोजिशन की नीति है कि वो इकट्ठा नजर आए और सरकार पर अटैक करे। लेकिन अभी जो पहला एग्जामिनेशन था उसमें कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मिली है सरकार को। सरकार ये चाहती थी, केंद्र सरकार ये चाहती थी, बीजेपी लेड ये गवर्नमेंट जो एनडीए गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि स्पीकर का चुनाव ना हो, सर्वसम्मति से ओम बिरला को स्पीकर बना दिया जाए और फिर उसके बाद विधि विधायक कार्यवाही आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से कल ऑपोजिशन ने कैंडिडेट दिया उसके बाद वो तमाम तरह की उहापोह हो गई, तमाम तरह के आप कह सकते हैं कि स्थिति ये होने लगी कि क्या ऑपोजिशन के इस कैंडिडेट के बाद चुनाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और साफ तौर पे समझिए कि ऑपोजिशन कहीं ना कहीं से ये ऑपोजिशन को मालूम हो गया, कांग्रेस पार्टी के तमाम रणनीतिकारों को ये मालूम हो गया कि अगर चुनाव होता है, वोटिंग प्रक्रिया से अगर गुजरना पड़ा तो वो परेशानी हो सकती है, उसमें फजीहत झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही कैंडिडेट दिया उन्होंने, उसके बाद तुरंत सबसे पहले टीएमसी ने उस पर विरोध जताया और टीएमसी ने कहा कि हमसे राय नहीं लिया गया। एक तरफ आप इकट्ठा होने की बात करते हैं और एक तरफ इतने बड़े डिसीजन आप अकेले ले लेते हैं, आपको कम से कम बात करनी चाहिए। और सोचिए 20 सदन में, जब सदन चल रहा था उसके बीच में अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी ने बुलाया और अपने पास बैठाया और लगभग मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि वो टीवी स्क्रीन पे वो विजुअल्स हैं, लगभग 5 से 7 मिनट का डिस्कशन हुआ दोनों लोगों के बीच में। उसके बाद फिर ममता बनर्जी से राहुल गांधी की 12 मिनट। आप जिस तरीके से रणनीति बनाते हैं, कैंडिडेट लेकर के आते हैं, साउथ से लेकर के आते हैं और फिर उसको एक तरीके से बैकआउट कर लेते हैं ध्वनिमत के उसमें, आप जो है वोटिंग तक भी नहीं जाते हैं। मतलब आपको जाना चाहिए था अपना, अगर आपका नंबर है बड़ा तो नंबर एकजुट होना चाहिए था। राहुल गांधी सिर्फ कहने से इंडिया तो नहीं होता। आसिफ आऊंगा आपके पास, मनीष तिवारी से बात की है, वो सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष तिवारी हैं। सर, राहुल गांधी एलओपी लीडर चुने गए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, 10 वर्ष बाद लोकसभा को औपचारिक तौर पर एक लोकसभा नेता विपक्ष मिले हैं। श्री राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि इस पद को वो संभालेंगे। इससे जो इंडिया गठबंधन है उसको एक और रचनात्मक ऊर्जा मिलेगी और जो लोगों के मुद्दे हैं उनको ठीक तरह से देश के सामने रखने में, संसद के सामने रखने में ये कदम बहुत कारगर सिद्ध होगा। ओम बिरला ध्वनि मत से चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने संदेश भी दिया है कि संसद और सड़क की जो विरोध है वो अलग अलग रखें, ना तो हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। श्री ओम बिरला जी से उम्मीद है कि वो दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं कि सदन के जो नए समीकरण हैं उनको संज्ञान में रखते हुए वो सदन को चलाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। चिराग जी, आज आप लोग ने इमरजेंसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा देखिए, इमरजेंसी का एक ऐसा दौर रहा है जिसको इतिहास में काले खंड के तौर पर जिसको देखा जाता है। एक ऐसा समय जहाँ पे भारत को बंदी बनाने का प्रयास किया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि आज सदन में जब उसके निंदा को लेकर जो प्रस्ताव को जब रखा गया है, ऐसे में विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, मेरी समझ के परे है कि क्या विपक्ष इसका समर्थन करता है, क्योंकि एक ऐसा दौर था। मुझे लगता है मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को उससे सीख लेने की जरूरत है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जो ये इलेक्शन हुए स्पीकर के, ये गलत हुए, हमें मौका नहीं दिया गया, डिवीजन एक भी सांसद मांगता है तो उनकी बात सुननी चाहिए। भाई, इन्होंने, हम लोग भी सदन में थे, पहले तो ये विपक्ष पूरी तरीके से बटा हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, क्या था नहीं था, बट हाँ, अगर चेयर तक अगर उनकी आवाज़ आती तो ज़रूर डिवीजन
डिवीजन होता, सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है, बल्कि डिवीजन होता तो इन्हीं की पोल और खुलती। इन्हीं के कितने ऐसे सांसद हैं जो अंतरात्मा की आवाज पर माननीय आदरणीय ओम बिरला जी के पक्ष में अपना मत देते हैं। राहुल गांधी एलओपी लीडर आ गए, लगता है कि आप लोग को अब टक्कर देंगे? मुझे नहीं पता कितनी टक्कर देंगे नहीं देंगे, बट अपनी एक जिम्मेदारी के पद पर है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरीके से करें, ये उम्मीद उनसे जरूर है। चलिए, आपका धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक और चीज़ आज बड़ी दिलचस्प थी, हमने देखा कि जिस वक्त, हालांकि कल भी थी, पप्पू यादव पहुंचे थे पूर्णिया से, चुन करके पहुंचे थे। राहुल गांधी ने प्रॉमिस इनको किया था कि भैया आपको चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन खेल कर दिया आरजेडी ने। तिकोना मुकाबला हो गया, निर्दलीय लड़े, पूर्णिया से जीत गए। कांग्रेस के कैंडिडेट के, यानी कि जो आरजेडी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसके खिलाफ लड़े, इंडिया के खिलाफ लड़े और जीत गए। और आज क्या कहना था, सुनते हैं। प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्यनिष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण्ण राखब, और जाहि पद पर हम बैसै वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं ये मत बताइए। श्री हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद पप्पू यादव। पप्पू जी, आज सरकार से बीजेपी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया और स्पीकर ने इमरजेंसी की बात कही, क्या कहेंगे? तो बहुत गलत है, इसी परंपराओं से तकरार बढ़ेगी और नैतिकता का मूल्य है। आज स्पीकर चयन के दिन पार्टी एजेंडे को चेयरपर्सन पर से बोला जाए और इसको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जिक्र 40 साल पुरानी बात है, जो अब दूसरी इमरजेंसी लागू है, जिसको 5 ने कही है, चुनाव आयोग को देखा गया, ईडी को देखा गया और इस तरह मुख्यमंत्री मुझे एक बात समझिए, जो ये ऑडियो क्लियर नहीं था, अब आसिफ मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हुआ क्या, मतलब पीठासीन जो है, स्पीकर जो है इस वक्त थे, वो शपथ दिलवा रहे थे और पप्पू यादव कुछ भी बोलते चले जा रहे थे, जय भीम भी, तमाम चीज़ें भी, रीनीट भी, और वहीं से शपथ ली अपनी, वो उन्होंने बोली में शपथ ली, वो तमाम बातें, वो एक चीज़ ठीक है। फिर उसके बाद जब टोका गया कि हो गई आपकी शपथ पूरी, वो कह रहे हैं कि हम 6 बार के सांसद हैं, आप हमें सिखाइएगा चेयर को। देखिए सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात इन लोगों को, पप्पू यादव कितने दिनों के बाद लौटे हैं, ये बात खुद पप्पू यादव को पता है और बिहार की जनता को पता है। दूसरी तरफ पप्पू यादव ऐसे तो समाजसेवी हैं, बहुत काफ़ी मदद करते रहे हैं, लेकिन जो बात करने के तरीके, लहजे होते हैं, देखिए इसलिए कहा जाता है जो जितना एक्सपीरियंस होल्डर होता है उसको उतना ही ज़्यादा लचीला और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नरम होता है, खास तौर पे पहले दिन रखनी चाहिए अपने। कहते हैं कि फलदार पेड़ जो होता है वो हमेशा झुका होता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही देखने को मिलता है। जिस तरीके की चीजें पप्पू यादव खासतौर पे चेयर को जिस तरीके की बातें कह रहे थे, वो बिल्कुल भी उनको शोभा नहीं देती है। और इस तरह की शब्दों का तो खैर कोई भी, आप किसी भी सदस्य से बात करेंगे, किसी भी सदस्य को ये बात अच्छी नहीं लगी। हमने जब कल मीसा भारती को फोन से बात करी और 1-2 लोग और सांसद थे, बिहार की सांसद, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए पप्पू यादव की इसी व्यवहार के चलते, मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने पप्पू यादव का जिक्र किया इसलिए बता रहा हूं कि पप्पू यादव के बारे में उन लोगों ने कहा, आरजेडी के लीडर ने, कि इसी व्यवहार के चलते पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव
यादव और तेजस्वी यादव ने तरजीह नहीं दी, क्योंकि वो उनके इस व्यवहार से बहुत वाकिफ है। आप देखिए कल जो हुआ वो बिल्कुल भी, कम से कम पप्पू यादव को शोभा देता है। जो अगर आप खुद कह रहे हैं कि आप 6 बार के सांसद हैं, तो कम से कम उनको चेयर को किस बात से किस तरीके से संबोधित करना है ये उनको बेहतर पता होना चाहिए था। और ये कम से कम उनके व्यवहार में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगी और किसी ने इसकी तारीफ नहीं की है। ये बात खुद पप्पू यादव को बेहतर पता है। दूसरी तरफ सचिन, अगर बताऊं मैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे उसमें एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगा कि चिराग पासवान का भी हमने एक इंटरव्यू सुना, मनोहर ने, हमारे साथी ने किया। लेकिन चिराग पासवान ने जिस दिन ये नॉमिनेशन के सुरेश ने किया, उस समय चिराग पासवान का एक ट्वीट आता है और उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, कांग्रेस पार्टी क्यों अपने लिए हमेशा जब भी किसी फजीहत में फंसती है वो किसी न किसी दलित लीडर को आगे कर देती है, ये जानते हुए कि चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। क्या दलित उनके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने का मोहरा है? क्या दलित को वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करने की चीज बना रखा है? क्योंकि उसका एग्जाम्पल चिराग पासवान ने दिया कि जब सुशील कुमार शिंदे को चुनाव लड़ाया गया ये जानते थे कि नतीजे क्या आने वाले हैं, जब मीरा कुमार को चुनाव लड़ाया गया तो भी ये जानते थे कि नतीजे क्या आने वाले हैं, और इस बार जबकि सुरेश को उन्होंने चुनाव लड़ाया तो भी ये जानते थे कि नतीजे क्या आने वाले हैं। आखिर इस तरह की रणनीति क्यों कर रही है? आखिर रणनीति चूक कांग्रेस से क्यों हो रही है? और कांग्रेस पर इसीलिए वो जमकर आज प्रहार करते नजर आए। और